दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं। और ये किस लेवल तक हम राजनीति को लेके जा रहे हैं विनाश जी, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि देश की एक प्रांत दूसरे प्रांत के पानी में जहर मिला देगा। इवन जो एनिमी कंट्रीज होती हैं वो भी ऐसा नहीं करती हैं, कोई नहीं करता है। दिस इज इनह्यूमैनिटेरियन। पर उनकी सोच कितनी जहरीली कि इस हद तक जा पाए। तो ये 10 साल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। हरियाणा उनकी जन्मभूमि जानता है कि व्यक्ति 24 घंटे से झूठ बोलता है और कट्टर झूठ बोलता है। अब दिल्ली के सामने भी वो झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। अरे यमुना पे मैं गिर रहा हूँ, चलो इसको ब्लेम कर दो। अरे हवा पे मैं गिर रहा हूँ, चलो उत्तर प्रदेश को ब्लेम कर दो। अरे अब मैं महिला सम्मान पे कुछ नहीं बोल पा रहा, चलो इसको ब्लेम कर दो। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। आतिशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। आतिशी भगवंत मान को नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को सीएम हटाना चाहते। इनमें आपस में इतना बड़ी लड़ाई चल रही है कि एक इम्प्लोड होने वाली है पार्टी। अरविंद केजरीवाल की 1.5 करोड़ की गाड़ी 50 करोड़ का शीश महल फंड करने के लिए पंजाब की जनता का पैसा लूटा जा रहा है। हमने 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज गुड इन्वेस्टमेंट। साथ में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला। हमने 4 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ से ज्यादा पे हमने साफ पीने का पानी देश भर में पहुंचाया। 1 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों ने रजिस्टर किया है मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर में। हमारे अंडर कोई हेस ही नहीं, कोर्ट्स हमारे अंडर में नहीं है। कोर्ट्स जो है कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है। केजरीवाल जी को समझ में आना चाहिए। हम वो 52 करोड़ जनता के पैसे जनता को लौटाएंगे जो केजरीवाल ने लूटा है। इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकते। इनके खुद के बच्चे इन पे विश्वास नहीं करते। बच्चे भी सोचते होंगे पापा ने मेरी झूठी कसम खा ली। दिल्ली में 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यूं तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव महज 70 सीटों का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। और यह चुनाव 3 पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली पार्टी है सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, जो लगातार 3 बार से इस चुनाव को जीत रही है और चौथी बार भी जीतने की कोशिश कर रही है। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 1998 के बाद से दिल्ली में कभी जीत ही नहीं पाई है। और तीसरी है कांग्रेस, जो पिछले 2 बार से अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। तो 1998 से जो पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है और जिसकी लगातार 3 बार से केंद्र में सरकार है, क्या वो 2025 में दिल्ली में वापसी कर पाएगी? चूंकि चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है, इसलिए इसका सबसे सही जवाब दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता, कोई बड़े प्रवक्ता। तो इसलिए हमने वक्त मांगा प्रदीप भंडारी से, ताकि वो आएं और बताएं कि जब दिल्ली में अंतिम चरण में यह चुनाव चल रहा है तो बीजेपी 25 साल बाद या 26 साल बाद क्या सत्ता में वापसी को तैयार है। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, आपके साथ जुड़ने के लिए अच्छा लगा। वापसी के लिए तैयार हैं? दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। और बहुत लॉजिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ, ग्राउंड पे कोई भी ट्रैवल करेगा वो देख रहा है कि ग्राउंड के अंदर साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ग्राउंड पे जनता को साफ हवा नहीं मिल रही, ग्राउंड पे हर तरफ कूड़े के ढेर हैं और किसी भी महिला के खाते में सम्मान की राशि नहीं पहुंची है। इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट है और वो एंटी इनकम्बेंसी कंसोलिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रही है। चूंकि हम नोएडा में बैठे हुए हैं और लगातार मैं दिल्ली का चुनाव देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, जब ये चुनाव शुरू हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी की बात से आपने शुरुआत की, फिर सीएजी की रिपोर्ट्स आप 2-2, 3-3 लेकर के आए। 2 आप लेकर के आए, एक कांग्रेस लेकर के आई। आपने पहली रिपोर्ट शीश महल पे जारी की, फिर दूसरी रिपोर्ट शराब घोटाले पे जारी की। कांग्रेस ने स्वास्थ्य को लेकर के हमला बोला। और जैसे जैसे चुनाव अब ये बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो दिल्ली का कोर इशू हो गया है पानी, और उससे भी ज़्यादा कोर इशू हो गई है यमुना। ये क्या प्लानिंग के तहत किया आप लोगों ने? देखिए, क्योंकि मैं नैरेटिव के साथ में बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हूँ इस इलेक्शन में, जैसे महाराष्ट्र में भी था। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं कल आज़ादपुर के पास में एक झुग्गी बस्ती में गया था और वहाँ पे लोगों ने करीबन 2-2:30 बजे दोपहर की बात है, जब मैं ट्रैवल कर रहा था और ये आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स ही हैं, उन लोगों ने बोला कि सर हम नल चालू करके दिखाते हैं और आप ये देखिए। तुमने नल चालू करा और वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, आ जाएगा, कि पीला पानी लोगों को मिल रहा था। तो वो लोगों को आरओ का पानी लेके जाना पड़ता था। तो आप सोचिए, झुग्गी बस्ती में पीला पानी मिल रहा है। उसके साथ में ऊपर नंगी तारे लटकी हुई थी, विच इज़ देयर। यहाँ पे मतलब कोई भी बच्चा अगर वहाँ पे खेलना चाहे और बारिश का समय है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और सामने ही गली में यहाँ पे कूड़ा कचरा और गंदी नालियाँ बह रही थी। तो ये 10 साल में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। अब बात करते हैं पानी की।
देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये खुद ही कहते थे, एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन पे भी थे और उनसे भी पूछा गया था कि भाई आप पानी पर क्यों नहीं जवाब देते, तो वो गोलमोल जो होती ना जलेबी जैसी बात करते हैं। पर जनता जो है वो सब जानती है कि 10 साल तक उन्होंने साफ पीने का पानी नहीं दिया। उसके रूट कारण ये है कि वो यमुना माँ को साफ नहीं कर पाए। उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो जो व्यक्ति की नीति ये हो कि यमुना माँ को साफ करने से उसको वोट ना मिले, वो 10 साल में यमुना माँ को साफ नहीं कर पाया। कल भी वो हरियाणा को ब्लेम करेगा, कभी उत्तर प्रदेश को ब्लेम करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगा। तो दिल्ली की जनता जानती है कि अगर काम करवाने हैं ग्राउंड पर, अगर दिल्ली की जनता की जिंदगी बेहतर होनी है, साफ पीने का पानी चाहिए, तो उनको भाजपा को वोट करना होगा। वो तो कह ही रहे हैं कि आप लोगों ने, हरियाणा ने उसमें जहर मिला दिया है। 24 घंटे, अभी मुझे बताइए, चुनाव के करीब में ही उनको याद आया कि जहर मिला दिया है। चुनाव के पहले 10 साल से थे, कब अरविंद केजरीवाल ने, एक भी आप बता दीजिए उनका वीडियो इंटरव्यू है, स्टेटमेंट जिसमें कहा कि हरियाणा जहर मिला रहा है। और ये किस लेवल तक हम राजनीति को लेके जा रहे हैं विनाश जी। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि देश की एक प्रांत दूसरे प्रांत के पानी में जहर मिला देगा। ये तो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इवन जो एनिमी कंट्रीज होती हैं वो भी ऐसा नहीं करती हैं। क्या पाकिस्तान ने कभी आपने देखा है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जहर मिला दे, क्योंकि हिंदुस्तान और हम लोग एक एनिमी नेशंस हैं, वी आर ऑफिशियली नॉट पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स, कोई नहीं करता है, दिस इज इनह्यूमैनिटेरियन। पर उनकी सोच कितनी जहरीली कि इस हद तक जा पाए, और वो इसीलिए अपने हरियाणा की जनता को गाली बक रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की जन्मभूमि ने उनकी जमानत जब्त करा दी थी 90% सीट्स में। जब वो जेल से बाहर निकले थे, हरियाणा में गली गली उन्होंने कैंपेन किया था, उन्होंने मुफ्त बिजली का भी वादा करा था, उन्होंने शिक्षा की भी बात करी थी। पर हरियाणा उनकी जन्मभूमि जानता है कि व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ झूठ बोलता है और कट्टर झूठ बोलता है। अब दिल्ली के सामने भी वो झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है। यमुना पे उनका जहरीला स्टेटमेंट ये स्पष्ट कर देता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, और उस हार की बौखलाहट में असली जो उनकी नीति और नीयत है जहर उगलने की, वो उगल रहे हैं। तो अगर जब आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि जहर नहीं है, तो वो जो 4 बोतल लेकर के पानी घूम रहे हैं, क्यों नहीं पी ले रहे हैं आप लोग? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ एक बोतल जो है पक्की सच्ची लेके घूमते हैं, शराब की बोतल, जो उन्होंने दिल्ली के गली गली में बांटी है कोरोना काल में। उसके अलावा कोई भी दूसरी बोतल वो लेके घूमे, उसमें कोई भरोसा नहीं, वो क्या डाल सकते हैं। हमको अरविंद केजरीवाल पे 100% भरोसा नहीं है। हमारे नायब सिंह सैनी जी ने तो पानी पिया, कल मैं शो पे था, मैंने यमुना माँ का जो पानी हरियाणा की तरफ आता है उसको पिया, और मैंने जनता के सामने वो पीला पानी भी देखा है कि भाई देखो ये जो पीला पानी है ये दिल्ली में मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में 37 में से 80 to 70% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल जी के अंडर आता है। तो उस पर पॉलिटिक्स अरविंद जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अरे यमुना पे मैं गिर रहा हूं, चलो इसको ब्लेम कर दो, अरे हवा पे मैं गिर रहा हूं, चलो उत्तर प्रदेश को ब्लेम कर दो, अरे अब मैं महिला सम्मान पे कुछ नहीं बोल पा रहा, चलो इसको ब्लेम कर दो। ये पॉलिटिक्स पुरानी हो गई, 13, 14, 15 में चल सकती थी जी, 20 में एक बार चल सकती है, 25 में नहीं चल सकती। वो तो जो काम नहीं हो पाए हैं, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि यमुना हमने साफ कर दी होती, हमने पूरी कोशिश भी की थी। आधा वक्त कोरोना में बीत गया, और जितना वक्त उनके लिए काम के लिए बचा, आप लोगों ने फर्जी केस लगा के जेल में डाल दिया। तो हमारी तो सरकार आगे है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, आगे चल के आने वही सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो अगर अरविंद केजरीवाल कल को जीत जाएंगे तो यही बोलेंगे कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं काम करने दे रहे। उनकी नीयत काम करने की नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली में बिजली के बिल रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं बिजली। कहां फ्री आ रहा है? पंजाब के अंदर पावर कट्स एक आम बात हो चुकी है। दिल्ली में आपके एबीपी के कई रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, झुग्गी बस्ती के अंदर 2,500 हजार का बिल आ रहा है 18 यूनिट पे, तो उनके पास पैसा ही नहीं देने को। और जो व्यक्ति 24 घंटे सिर्फ ब्लेम करे, उसकी अराजक माइंडसेट हो, क्या करेगा? और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। आतिशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, आतिशी भगवंत मान को नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को सीएम हटाना चाहते। इनमें आपस में इतना बड़ी लड़ाई चल रही है कि एक इम्प्लोड होने वाली है पार्टी। इसका मतलब है कि आतिशी और भगवंत मान आप लोगों के दोस्त हो गए हैं? नहीं, हमारे दोस्त नहीं हुए हैं, परंतु जो आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं वो ये खुलेआम कहते हैं। आप मुझे बताइए, आतिशी जी
को टेम्पररी मुख्यमंत्री करके उन्होंने बनाया। ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? क्या एक महिला परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं बन सकती क्या? हमने फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट देश को दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हुए। उनको सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो नफरत करती गांधी बाड्रा परिवार, आदिवासी का, वनवासी का, तो उन्होंने पुअर थिंग करके शब्द का प्रयोग किया। यही अरविंद केजरीवाल जी की माइंडसेट है। तो आज देश के सामने स्पष्ट हो चुका है कौन जनता का काम करता है, मोदी जी, और कौन जनता विरोधी है, केजरीवाल और कांग्रेस। एक बात बड़ी बोलूंगा, आप लिख के रख लीजिएगा कि आम आदमी पार्टी और आपदा में एक मैसिव इन्फ्लोजन होने वाला है और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के साथ में नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान के नेतृत्व में जो पंजाब की सरकार चल रही है, चूंकि फुल स्टेट हमारे पास है, तो वहां हमने सब कुछ करके दिखा दिया है। 2 दिन पहले, एक हफ्ते, जनवरी 25, 2029 की रिपोर्ट है कि जो उनके मोहल्ला क्लिनिक है उसको रीब्रांड करके वो आयुष्मान वंदन केंद्र की बात करें, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं चल रहे, कह रहे हैं आयुष्मान भारत लागू करने दीजिए हमें पंजाब के अंदर। एक महिला के खाते में 100 रुपए डाले हो भगवंत मान जी की सरकार ने, बताइए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है कि क्रिमिनल नेक्सस है पुलिस के बीच में और क्रिमिनल्स के बीच में, ये उठाइए। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। अभी बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति को डिफेस करने का प्रयास किया गया, पुलिस कोतवाली अमृतसर के सामने ऐसा हुआ। भगवंत मान शांत है, अरविंद केजरीवाल शांत है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। पंजाब सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला अगर स्टेट कहीं देश में कोई है वो पंजाब है। सबसे ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कहीं हो रहा है पंजाब में हो रहा है। तो हाँ, अरविंद केजरीवाल की 1.5 करोड़ की गाड़ी 50 करोड़ का शीश महल फंड करने के लिए पंजाब की जनता का पैसा लूटा जा रहा है। अब आपने जब कर्ज की बात करी दी, तो ये बताइए कि आप लोगों की भी जितनी योजनाएं हैं, फ्री बिजली की बात आप भी कर रहे हैं, फ्री पानी की बात आप भी कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात आप भी कर रहे हैं, सब कुछ फ्री बीज की बात आप भी कर रहे हैं। पहले आपने, प्रधानमंत्री ने खुद इसको रेवड़ी कहा, और जब अरविंद केजरीवाल इन्हीं रेवड़ियों के बल पे, इन्हीं फ्री बीज के बल पे 3 चुनाव जीत गए, तो आप भी ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, हम एक्स्ट्रा और आप लोगों को दे देंगे। 2014 में प्रधानमंत्री जी सबसे पहली बार प्रधानमंत्री मैं ये पूछ रहा हूं कि इतने पैसे के लिए कर्ज लेना पड़ेगा? सब आ रहा हूं, सब जवाब दे रहा हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पहला काम क्या बोला था? रेड फोर्ट से टॉयलेट बनने चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि भाई गरीबों के 0 बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो वेलफेयर का काम हमें ना बताएं, हम 100% वेलफेयर करते हैं, 0% भ्रष्टाचार। राजीव गांधी जी वेलफेयर का वादा करते थे, 99% भ्रष्टाचार करते थे, वो कांग्रेस। हमें और कांग्रेस में ये फर्क है, कांग्रेस 100% में से 99.99% भ्रष्टाचार करती है और 0.00000001% डिलीवरी करती है। हम 100 में से 100 डिलीवरी करते हैं, ये फर्क है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ने कुछ टर्म को कॉइन कर दिया। वो 2022 का प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लॉन्च पे था। उन्होंने क्या बोला था उस पूरे स्टेटमेंट में? ये रेवड़ी वाले सिर्फ इनके वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, ना ये हाईवेज बनाते हैं, ना ये रोड्स बनाते हैं, ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। हमने 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज गुड इन्वेस्टमेंट। साथ में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकाला। हमने 4 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ से ज्यादा पे हमने साफ पीने का पानी देश भर में पहुंचाया। 1 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों ने रजिस्टर किया है मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर में। अब हमें और उनमें फर्क बताना चाहता हूं। वो हम पीएम सूर्य घर योजना के तहत 24 घंटे 365 दिन लाइफ टाइम जो है हम मुफ्त बिजली देंगे, और उसके साथ में गरीब आदमी को एक मुनाफे, क्योंकि वो जब सोलर पैनल लगाएगा तो मुनाफे के तहत वो आगे भी बढ़ सकता है। मतलब तो वो बिजली बनाएगा और बेचेगा और करेगा। तो दिल्ली के अंदर फ्री बिजली अगर 24 घंटे 365 दिन किसी भी गरीब को मुफ्त बिजली चाहिए लाइफ लॉन्ग, तो भाजपा को वोट करेगा। केजरीवाल जी तो अभी से केजरीवाल जी के राज में बिल आने लग गए, पहली चीज। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के अगर भ्रष्टाचार का अमाउंट आप देखेंगे वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का आता है। 2026 करोड़ का शराब घोटाला, उसके बाद 52 करोड़ का शीश महल, ऐसे जितने भी उनके आप घोटालों को टैबुलेट करेंगे वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। ये आंकड़ा आता कहां से आप लोगों के पास? मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, ये अलग अलग जो इसमें चीजें, जैसे सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई फिर भी कहा जा रहा है 2026 करोड़ का घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई फिर भी उसको शीश महल कहा जा रहा है कि 35 करोड़, आप लोगों ने उसको 70-80 करोड़ कर दिया। स्वास्थ्य में जो घोटाला हुआ उसकी भी सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, फिर भी आप लोगों के पास। देखिए, अलग अलग समय मीडिया के अंदर अलग अलग एजेंसीज ने, क्योंकि सब केसेस देखिए, ये लोग तो पूरी पार्टी बेल पे बाहर है, कल कोई भरोसा नहीं, पूरी पार्टी वापस, पूरी पार्टी के कई नेता जो हैं तो वो तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई उसकी जरूरत ही नहीं आरोपों की, आप लोग जब चाहेंगे उठाकर उनको जेल में डाल देते हैं। हम नहीं, हर केस सब जुडिस है जी, हमारे अंडर कोई केस ही नहीं, कोर्ट्स हमारे अंडर में नहीं है। कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है। केजरीवाल जी को समझ में आना चाहिए असली तानाशाह कौन है। अरविंद केजरीवाल है। जब पंजाब में पहली बार उनके पुलिस आई थी, उन्होंने क्या काम किया
किया था, अपनी पुलिस को यहाँ से भेजकर भारतीय जनता पार्टी एक नेता को गिरफ्तार करके लेके गए थे, जिसपे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एफआईआर को क्वॉश किया था। तो असली तानाशाह, असली अलोकतांत्रिक व्यक्ति केजरीवाल जी है, पहली चीज़। तो हम ऐसे काम में नहीं करते। तो हर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, पर इनके खिलाफ सबूत इतने स्ट्रांग है कि जेल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव पे भी हम कहते थे 15 साल केस चला, पर गए ना लालू जी जेल, चारा घोटाला के अंदर प्रूव हुआ ना, ऐसे केजरीवाल जी का भी प्रूफ होने वाला है। तो ये ओवरऑल टेब्यूलेशन एक एस्टिमेट है 10,000 करोड़ से ज़्यादा का, विच इज दैट। इसको अगर आप लीकेज को कम कर देंगे तो 10,000 करोड़ का तो आपको रेवेन्यू सरप्लस यही हो गया। याद करिए मनरेगा के ऊपर हम लोग कहते थे कि भाई मनरेगा के अंदर घोटाला है, कांग्रेस ने मनरेगा को घोटाले का अड्डा बनाया है, पर उसका जो इंटेंट था हमने उसको बल दिया, जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैली में बोला था। तो मनरेगा से भ्रष्टाचार को खत्म किया, मनरेगा का जो पैसा है उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल किया, और आज वो फ्लरिश कर रही है। लेकिन अब जब आप कहते हैं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेज पाए आप? देखिए ये तो तीसरी बार है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार। देखिए आज की तारीख के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो बेल पे बाहर हैं। किसी को बेल मिलना नहीं मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में है। पर आप मुझे बता दीजिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर रही है, एक के खिलाफ भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं हमने दाखिल करी है। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन वो सारी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई कर रही हैं। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का जो पुराना आरोप लगा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, आप मुझे बताइए कोई भी भ्रष्टाचार का केस में जो क्लोजर रिपोर्ट हमने दाखिल करी, कोई भी नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी में आए जाए उससे भ्रष्टाचार की लड़ाई में फर्क नहीं होता। क्लोजर रिपोर्ट तो चलिए नहीं दाखिल हुई है, लेकिन काम तो नहीं हो पा रहा है, उस पर एक्शन तो नहीं हो पा रहा है। हर हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ आरोप लगे, कांग्रेस ने तो कहा नहीं, वो तो सब ऑलरेडी कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। अजित पवार के खिलाफ आरोप लगे। पहली चीज, हिमंता जी के खिलाफ जितने भी आरोप है सब कोर्ट ने क्वॉश कर दिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप दूसरी बात कर रहे हैं उसके अंदर भी जो केसेस हैं वो आप देखेंगे सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहे हैं। उसकी टाइमलाइन हिसाब से आप देखेंगे, वो टाइमलाइन हिसाब से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही है। और अजीत जी ने भी कहा है कि वी आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। वापस से कहूँगा, आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। एक समय में बैंक्स हैं, उनके रिकॉर्ड एनपीएस हुआ करते थे। आज की स्थिति में हमारे बैंक्स प्रॉफिटेबल हैं। एसबीआई 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करने वाला है, क्योंकि यहाँ से भ्रष्टाचार और लीकेज को हटाया है। तो मैं वापस से कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है वो आइडियोलॉजी एग्नोस्टिक, पार्टी एग्नोस्टिक है। जो भ्रष्ट होगा उस पर कार्रवाई आदरणीय मोदी जी की सरकार करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और केसेस चलते हैं। हाँ, कोर्ट्स के संज्ञान में हर केस है, तो कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा उस सब का निर्णय कोर्ट लेती है। और हम इंदिरा गांधी वाले लोग नहीं है जो इमरजेंसी लागू करके कहें कि हम कोर्ट से ऊपर है। नहीं जी, हम लोकतांत्रिक लोग हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सामने नमन करते हैं, जो इस देश के प्रेरणा स्रोत है। तो हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, तो इसीलिए हम कोर्ट के प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से हर कार्रवाई को करेंगे। अच्छा, चलिए कांग्रेस की बात है, थोड़ा कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को कांग्रेस से? क्योंकि आम आदमी पार्टी जितनी ज़्यादा हमलावर आप पे नहीं है, उससे ज़्यादा हमलावर वो कांग्रेस पे है। कांग्रेस जितनी ज़्यादा हमलावर आप पे नहीं है, उससे ज़्यादा हमलावर वो कांग्रेस पे हो जा रही है। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसका फायदा आपको मिल रहा है। चंडीगढ़ में अभी मेयर इलेक्शन हुआ, मैं ये पूछने वाला भी था। कांग्रेस और आपदा वाले साथ में लड़े, जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये कैसे हुआ जरा ये मुझे बता दे। मैं बता देता हूँ, सिंपल है। देखिए, जब कांग्रेस और आपके पार्षद ग्राउंड पे जा रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर और पंजाब में, उनको समझ में आ रहा है, भले वो एमएलए हो या पार्षद हो, कि भाई ग्राउंड पे तो भारी विरोध है आम आदमी पार्टी और आपदा वालों का। तो अगर किसी को जनता के कटघरे में रहना है और उसको पता है कि भाई मुझे विकास का कार्य करना है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है। और इसी के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जीतना होता तो पार्षदों को एक चीज बताइए, 35 में 16 पार्षद आपके, 13 आम आदमी पार्टी के, 6 कांग्रेस के और 1 सांसद मनीष तिवारी का वोट, और 20 के 20 वोट आपको मिल जाते हैं। ऑफिशियल गठबंधन किसने किया? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। इलू इलू असली का किसमें हुआ? कांग्रेस और आपदा वालों में हुआ। मनीष तिवारी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बिल्कुल है। अब मुझे बताइए, कोई भी पार्षद होगा, जैसे कोई रिपोर्टर है, अगर वो ग्राउंड पे जाता है और उसको समझ में आता है कि भाई मेरे संस्थान के खिलाफ भारी जनता में विरोध है, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए संस्थान को बदलता है। लॉजिकल चीज़ है, जो भी क्रेडिबल रिपोर्टर होगा। उसी तरीके से कोई भी अगर एक पार्षद जब ज़मीन पे जाता है, वो कहता है कि यार अगर उसकी काम करने की, जनसेवा की इच्छा है, तो उसको समझ में आता है कि जनता कह रही है यार तुम आम आदमी पार्टी और आपदा वालों के साथ क्यों, ये तो भ्रष्टाचारी है, कुछ काम नहीं करते। तो अगर वो अपनी राजनीति जनता की सेवा करने के लिए आएगा तो भाजपा का दामन थामेगा। एक समय हुआ करता था, विभीषण जी ने भी
प्रभु श्री राम की मदद करने के लिए रावण के दामन को हटाया और प्रभु श्री राम की सेना में आए, उससे क्या विभीषण जी गलत हो गए? नहीं, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया। तो आज विकास कोई भी करना चाहता है भाजपा का दामन थामता है। भाजपा नहीं झुकती है किसी के सामने, पर हाँ, अगर कोई विकास की गंगा में विकसित भारत 2047 बनाना चाहता है, भले पार्षद लेवल का हो गया किसी लेवल का, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उस गंगा के अंदर बहता है हमारे रूल्स और प्रोसीजर्स के हिसाब से। इसी गंगा को कोई कुछ लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं कि जितने भी कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के दागी भी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पास वापस ले लेती है, उस वॉशिंग मशीन में धुल देती है और फिर सब नीट एंड क्लीन हो जाता है। देखिए, हमें इनके जवाब नहीं देने, हम जनता के कटघरे में खड़े होते हैं और इसीलिए देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सेवा का मौका दिया, जो पिछले 50 साल में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। और जब ग्लोबली एंटी इनकम्बेंसी का दौर है, जब कोई भी ग्लोबली वर्ल्ड लीडर 10 ईयर्स भी नहीं कंप्लीट किया, पीएम मोदी 15 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमको इनके आरोपों की जरूरत नहीं, खुद डिस्क्रेडिटेड लोग हैं। कल क्या हुआ? कल एक सीतापुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का, राकेश राठौर, अगर मैं नाम गलत बिल्कुल नहीं बोल बिल्कुल रहा, राकेश राठौर है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध होकर, महिला उत्पीड़न में आरोप सिद्ध होकर उसको जेल भेजा गया। रेप एक्यूज था टिकट बेचने के लिए या टिकट दिलवाने के लिए एक महिला का कांग्रेस में शोषण कर रहा था, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज जेल में। यह है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी और आपदा वाले, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के 52 करोड़ के शीश महल, जो इस ऑफिस में हम बैठे हैं उससे भी बड़ा शीश महल है, जिसमें गोल्डन प्लेट टॉयलेट है। कहाँ है सर? वही तो आपने फिर वीडियो जारी किया, उसमें भी नहीं है। वो चोरी करके चले गए ना, तो दिखा क्यों नहीं रहे? हम कैसे करें भाई? वो चोरी करके चले गए। वो तो कह रहे हैं कि हमको घुसने दो। अरे वो एक चीज बताओ, उनके अंडर है, जब वो चोरी करके चले गए, उनको इतना गोल्डन प्लेट टॉयलेट से प्यार है कि जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए चोरी करके चले गए। चोरी करनी होती तो और भी सारी चीजें, जितने आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ के पर्दे, पर्दे कौन कैसे चोरी करेगा बताओ? इतने सारे पर्दे लगे, टॉयलेट सीट तो निकाल के चोरी कर ही सकता है वो। पर्दे भी फोल्ड होके जा सकते हैं। कहाँ चीज है? तब तक तो चले गए जेल में वो, तो उनको चॉइस करनी थी ना भाई, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और पर्दे में। तो पहले उन्होंने चोरी करी गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, उसके बाद तक जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और सब कुछ आए तब जाके जेल चले गए वो। तो हम कह रहे हैं हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वो भ्रष्टाचारी शीश महल में नहीं रहेगा, वो 52 करोड़ का भ्रष्टाचार का जो शीश महल है उसमें नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो सीएम आवास में रहेगा, और सीएम आवास ये भारतीय जनता, ये 52 करोड़ का शीश महल नहीं रहेगा। ये बताइए, वो जो शीश महल तो बन गया है, मान लीजिए जो आप कह रहे हैं उसी को मैंने मान लिया, उसमें वो पर्दे लगे हैं, वो एलईडी टीवी लगी है, वो सारी चीजें लगी हैं जिसकी बात आप कह रहे हैं। चोरी करके चले गए, कुछ चोरी करके, मान लीजिए, चलिए आप ही के आरोप मान। अब मान लीजिए कि आपका जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो उस बंगले में नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास है ना, वो तो नहीं है। ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस दिल्ली में कोई नहीं है। शीला जी किसी और स्थान में रहती थी, और अब अरविंद केजरीवाल अपने आप उन्होंने बनवाया। तो देयर इज नो ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस इन दिल्ली, एंड फॉर अस that 52 crore शीश महल will not be the official CM residence of the भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर। हम वो 52 करोड़ जनता के पैसे जनता को लौटाएंगे जो केजरीवाल ने लूटा है, मिडिल क्लास को लौटाएंगे, हम टैक्स पेयर को लौटाएंगे। अब कैसे लौटा पाएंगे? बन तो गया, कुछ तो इस्तेमाल करेंगे उसका, रेवेन्यू से जनरेट कराएंगे, गरीबों की सेवा में इस्तेमाल कराएंगे। पर हमारा ऐसे भाई, हमको नहीं है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट का प्यार, हम सेवक लोगों की पार्टी से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा वीडियो दिखा दिया, जरा अपना वाला भी दिखा दो, प्रधानमंत्री आवास का भी। देखिए, ये बहुत ऊंची बात है, बताऊंगा क्यों। प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। वहां पे मनमोहन सिंह जी भी पहले रहते थे और पूर्व में कई प्रधानमंत्री रहे हैं। हमने कोई उसमें रेनोवेशन कर दे, ये सब चीज नहीं करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, इट इज अबाउट नेशंस प्राइड। मैं इसको इस नीचे लेवल पे नहीं ले जाना चाहता हूं। अगर ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस वो होता तो बात दूसरी होती। और केजरीवाल जी ने क्या कहा था 2013 में अपने रिटर्न एफिडेविट पे, बच्चों की सर की कसम खा के क्या बोला था? मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अगर मुझे वीवीआईपी सिक्योरिटी ऑफर करेगी तो मैं छोड़ दूंगा। ये उन्होंने, उनके शब्द है भाई। बच्चों की सर की जो व्यक्ति झूठी कसम खाए उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? और जाके आज 100 गाड़ियां आगे 100 गाड़ियां पीछे, 1.5 करोड़ की गाड़ी, 400 करोड़ का जहाज और 52 करोड़ का शीश महल। तो ये बदली राजनीति? राजनीति तो मोदी जी ने बदली, केजरीवाल जी खुद बदल गए। अब वो लोग भी तो यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय स्तर के नेता है। नहीं है, एक सेकंड, राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं। एक सेकंड, कौन से राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए? दिल्ली के बाहर उनका क्या वजूद है? दिल्ली के बाहर और पंजाब के अंदर एक बार उनको मौका, कहा क्या वजूद है? अभी हरियाणा के अंदर लगे जमानत जब्त हो गई, लोकसभा चुनाव के अंदर 0 सीटें आई। वो दिल्ली के नेता है और अब दिल्ली भी उनके खिलाफ वोट करने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है,
गोवा में उनके विधायक हैं, गुजरात में उनके विधायक हैं, 13-14% वोट। नहीं, गुजरात में तो अब उनके 1-2-13% वोट है बस उनका। तो वही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वोट है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, जेट सिक्योरिटी के बाद भी उनको थ्रेट मिल रहा है, तो भाई उनकी भी तो सिक्योरिटी ज़रूरी है। पहली बात तो हर चुनाव के पहले ही केजरीवाल जी को थ्रेट मिलता है। आप एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए, हर चुनाव आता है, कोई केजरीवाल जी को थप्पड़ मारेगा, कोई केजरीवाल जी पे इंक फेंकेगा, केजरीवाल जी अपने लोगों पे करेंगे, अपने लोगों से ही अपने ऊपर ये करवाते हैं। कैसे हो जाता है सर? आप दिल्ली पुलिस बताइए, है, दिल्ली आपसे मैं पुलिस है, पूछ जेट रहा हूं सिक्योरिटी है, भाई, कैसे एक चीज कर दे रहे बताइए, हैं? जब दिल्ली पुलिस नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जाके भी इनको इन पे इंक फेंकी गई थी, तब क्या हुआ दिल्ली पुलिस का? हर चुनाव के करीब में ही अपने ऊपर अटैक कराते हैं सिंपैथी करने के लिए, कोई नहीं विश्वास रखता है इनके ऊपर। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। अरे एक बार कोई स्क्रिप्ट चलाओ भाई, एक ही स्क्रिप्ट को, रटी रटाई स्क्रिप्ट को 2013 की पिक्चर को 2025 से बेचोगे तो फ्लॉप ही हो जाएगी ना। जो लोग सोचे फिल्म वाले कि अभी अक्षय कुमार ने बोला था भाई एक्टिंग के अंदर केजरीवाल जी को आना चाहिए, क्यों, पर अब मैं उनसे भी डिसएग्री करूंगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी की स्क्रिप्ट जो है वो पहली वाली स्क्रिप्ट है, तो इसलिए अगर केजरीवाल जी अगर फिल्मों में भी आएंगे तो सुपर फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट तो वही बासी पुरानी रहती है, जनता सब जान चुकी है। खुद 500 रुपए के कैलेंडर में नई दिल्ली के अंदर उनके लोग जो है वो पैसा बेच रहे हैं, पैसा दे रहे हैं लोगों को। केजरीवाल खुद नई दिल्ली हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी भयानक हार की तरफ जा रही है। और अगर ये लोग मान लीजिए चलिए हार भी गए, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा? वो तो कह रहे हैं बिना दूल्हे की बारात आप लोगों ने निकाल ली है और पहली बात हमारा तो दूल्हा तैयार है। ये महिलाओं का अपमान है, ये कहते हुए दूल्हा, भाई इक्वल राइट है मेन और विमेन को, ये इनकी पुरुषवादी सोच दिखाती है। वो तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना रखा है महिला को हमने, तो टेम्पररी मुख्यमंत्री, कभी आप समझ सकते हैं कुछ टेम्पररी मुख्यमंत्री करके अगर होता है सम्मान, महिला सम्मान होता है जब द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट के रूप में देश के शीर्ष पद पर पहुंचती है, वो होता है महिला सम्मान। आपने एक व्यक्ति अपनी खुद को उसको बोला कि उसमें काबिलियत नहीं है इसलिए उसको टेम्पररी रखा हुआ है, कि क्या सोच है जी? ये महिलाओं के प्रति इतनी घृणा, अपनी खुद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिटवाया। वो तो कह ही रहे हैं कि हमारे पास कितने लोग थे लेकिन हमने आतिशी को बनाया क्योंकि वो बहुत काबिल है, टेम्पररी महिला हैं। तो कैसे, मुझे बताइए फिर क्यों हटा रहे अगर काबिल महिला है तो? अगर आप उनके यार क्यों हटा रहे अगर काबिल महिला है तो? क्यों? खुद पुरुष है इसलिए? जवाब दें, अगर काबिल महिला है तो क्यों हटा रहे हैं काबिल महिला को? ये तो उनको जवाब देना होगा। ऐसे दो बात नहीं हो सकती, या एक या हो, ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी उनकी पट भी उनकी। अगर काबिल महिला है तो क्यों हटा रहे हैं? इसी से उनकी पुरुषवादी सोच समझ में आती है। परिवारवादी व्यक्ति भी है, जब जेल में गए थे तो अपनी बीवी को उस कुर्सी पर बैठा के अपना पीछे पोस्टर करवाया था। वही तो कह रहा है कि अगर मैं चाहता तो उनकी पत्नी भी बन सकती अरे थी, पूरी सुनीता पत्नी केजरीवाल बन उनकी, सकती मुझे थी। बताइए उनकी पत्नी जब वो जेल के अंदर थे पूरी सरकार नहीं चला रही थी, जा जाकर सोनिया गांधी के साथ कैंपेन नहीं कर रही थी कि ये सोनिया गांधी के खिलाफ इन लोगों ने क्या बोला था 2013 के अंदर कि सोनिया गांधी चोर है, केजरीवाल जी बोलते थे, और आज उन्हीं सोनिया गांधी जी के साथ अलायंस कर गए। इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता, इनके खुद के बच्चे इन पे विश्वास नहीं करते हैं। बच्चे भी सोचते होंगे पापा ने मेरी झूठी कसम खा ली। कैन यू इमेजिन दैट? और अब मैं करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद की बात। महाराष्ट्र में जब हमारी पहली बार सरकार बनी, हमने सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बनी, हमने सीएम उम्मीदवार प्री में घोषित नहीं किया। हमने हरियाणा में जब पहली बार सरकार बनाई, हमने सीएम उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जब हमने पहली बार सरकार बनाई, हमने सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। हमारी प्रणाली रही है, जब भी जहां भी हम पहली बार सरकार बनाते हैं, एक विधायक दल बैठता है और वो विधायक दल अपने नेता को चुनता है। तो इसका मतलब था कि 2020 में आप पहले ही हार मान चुके थे किरण बेदी को बना करके, नहीं, सीएम उम्मीदवार दे दिया, ये तो जीतना नहीं है हम लोगों वो को। एक एक्सपेरिमेंट था, और पॉलिटिक्स के अंदर आप पॉलिटिकल रिस्क और एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं, तो ऐसा, और उसके बाद वो नहीं कामयाब हुआ तो उससे हम सीखे, और हम 2025 में अपनी वर्केबल स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं। ये बताइए प्रदीप जी, दिल्ली में आपकी दुश्मन कौन है? आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, या दोस्त कौन है? कांग्रेस या आम दिल्ली आदमी की जनता हमारी दोस्त है, और जो भी दिल्ली की जनता के विरोध है वो हमारा राजनीतिक दुश्मन है। थोड़े बहुत दोस्त कांग्रेस और ओवैसी? एक चीज बताइए, ओवैसी किसको टिकट दे रहे हैं? ताहिर हुसैन को। कौन सी पार्टी में था पहले वो? आप बताइए, आम आदमी पार्टी में ना। तो कौन किसका दोस्त हुआ? तो यही तो आम आदमी पार्टी के भाई ताहिर हुसैन दागी थे, हमने हटा दिया उनको। कहाँ हटाया उन्होंने? जब ताहिर हुसैन को तो संजय सिंह आखिरी मोमेंट तक डिफेंड कर रहे थे। आज अगर अरविंद केजरीवाल का बस चलता, अगर आज उनको लगता कि भाई अपना चुनावी हिंदू चेहरा नहीं दिखाने की जरूरत है थोड़े वोट्स के लिए, तो ताहिर हुसैन को टिकट दे देते। वो वीडियो नहीं देखा आपने? संजय सिंह बैठे हैं, दुर्गेश पाठक बैठे हैं और उनके एमएलए बैठे हैं, बोल रहे हैं जय श्री राम मत बोलना, जय श्री राम मत बोलना। क्यों भाई? ये उनकी असली सोच है। लेकिन वही लोग तो बताइए 2020 में का जब चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसके बाद आपने अभी मुझे पुजारियों बताइए, ग्रंथियों की भी बात अब कर दी मुझे उन्होंने। बताइए, आप एबीपी न्यूज़ की मुझे रिपोर्ट बताइए, उसके बाद आपने कब केजरीवाल जी के हैंडल से मंगलवार को हनुमान जी का पाठ
2020 से लेकर 25 में एक हफ्ते में एक मंगलवार, एक महीने में आपके हो गए 4 लगभग, तो 4 और 12 48 है ना, 48 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, तो लगभग ये हो जाएगा 240 के अराउंड। 240 ट्वीट्स दिखाइए केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी के, कि मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, दिखाइए। जब हनुमान चालीसा पीआर स्टंट के लिए मीडिया के सामने रट के पढ़ सकते हैं, तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो एक पीआर वाला व्यक्ति तो दिखाएगा ना, दिखाइए कहाँ है। तो वो तो देखिए कहाँ है सौरभ भारद्वाज वगैरह जब भी अपना जब नामांकन भी में नहीं देखे थे। एक सेकंड, वो तो चुनाव के लिए ना, ये चुनावी हिंदू तभी तो है। चलो सौरभ भारद्वाज का 248 ट्वीट्स दिखाओ। झूठे लोग हैं जी ये, कुछ नहीं, सिर्फ उस वक्त बोला भूल गए, ऐसे उस वक्त बोला भूल गए, हर चीज में बोल के भूल जाते हैं। ऐसे ही बोला था पंजाब की महिलाओं को कि मैं सम्मान की राशि दूंगा, एक महिला के सम्मान की राशि नहीं दी है। 3 साल हो गए सरकार में, 1 साल के बाद तो चुनाव आ जाएंगे, 5वें साल में तो चुनाव का ही साल होगा। जवाब दीजिए। झूठे लोग हैं ये, दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति इस न स्तर पर नहीं जा सकता कि बोले कि हरियाणा की जनता दिल्ली की जनता के पानी में जहर डाल रही है। ऐसे इस पर हमने एफआईआर भी करी है सोनीपत में जनवरी 29 2025 को, और इस पर कानूनी एक्शन भी होगा। ईसीआई ने भी जवाब मांगा है और वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को ही अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव ही लड़ लें। भाई केजरीवाल जी तो कहें कुछ भी सकते हैं, तो आप जो केजरीवाल जी बोले सत्य उसके परे है। बड़ी बात यह है कि 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ का अधिकार यमुना माँ के तट पर नहीं दिया। वो फेल हो चुके हैं। उनको 52 करोड़ के शीश महल बनाने में कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत कहते नहीं आई। जब शराब घोटाला करा तब जो है कुछ नहीं दिक्कत आई, ऐसी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जब उनको यमुना माँ साफ करनी थी वो नहीं कर पाए, डुबकी नहीं लगा पाए। बोलते थे ना डुबकी लगाऊंगा अगले चुनाव के, इतना कौन झूठ बोलता है जी। 10 साल में 100 बार झूठ बोल चुके हैं। तो जब उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए उनका अराजक केजरीवाल सामने आया और जहर की बात करी, ये पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान है, ये देश का अपमान है। प्रदीप जी, जब हम ये बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है जी, और भगदड़ की बात सामने आई है जिसमें 30 आधिकारिक मौतों की पुष्टि हो चुकी है और दूसरी और तीसरी भगदड़ की भी बात सामने आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी भगदड़ को? देखिए, क्योंकि अब ये मैटर जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर आ गया है, तो मेरे द्वारा कोई भी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। तो जुडिशियल इंक्वायरी सरकार ने ऑर्डर करी है, वो जो तथ्य हैं उनको सामने रखेगी और उसके हिसाब से उचित कार्रवाई होगी। मतलब आप लोगों की आपसी बातचीत में भी तो ये होता होगा ना कि यार गड़बड़ तो देखो हो गई है, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं, जो फोटोज़ हैं, वो आप लोगों के भी सामने आए होंगे, वो रोते भी लगते लोग, वो सब कुछ तो दिख ही रहा है। देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खुद के वक्तव्य जो एबीपी न्यूज़ पे आया था, उनकी आंखें नम है। हम सब के लिए सनातन एक परिवार है और जो भी ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है उस पर एक जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करी है और उसके ऊपर जब वो जुडिशियल प्रोब अपनी फाइंडिंग्स लेके आएगा तो सरकार उस पर एक्ट करेगी। अच्छा, और वापस लौटते हैं दिल्ली पे, चूँकि मैं चाहता था कि महाकुंभ पे आपका पक्ष आ जाए। जी, वापस दिल्ली पे लौटते हैं। जो दोस्ती वाली बात है वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। देखिए, वैसी वाली बात कर दी, कांग्रेस वाली बात नहीं की। मैं देखिए एक चीज़ बताइए, 2013 में कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया? आपके साथ। 2024 के अंदर कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया? आपदा के साथ में। चंडीगढ़ के इलेक्शंस में कांग्रेस ने किसके साथ गठबंधन किया? आपदा के साथ में। तो इनका पीछे फ्रेंडली अलायंस है जी। इनको जब लगता है कि भाजपा जीत रही होती है, एक दूसरे का वोट एक उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। कुंभकर्ण की नींद के बाद में तो राहुल गांधी कैंपेन में आए, तो सबको पता है भाई कौन पीछे से फ्रेंडली अलायंस में। पर ये लोग जब भी आपस में लड़ते हैं सरकार भाजपा ही बनाती है। हरियाणा में लड़े भाजपा, महाराष्ट्र में लड़े भाजपा, अब दिल्ली में लड़ रहे सरकार भाजपा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पीछे से मदद कौन कर रहा है आपको? कांग्रेस कर रही है क्या मदद दिल्ली में? अरे भाई आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऑफिशियल अलायंस में चंडीगढ़ में 2 बार खुद अलायंस कर चुके हैं, जो खुद ही अलायंस में होगा। आप लोगों ने वहां पे अलायंस होने के बाद भी हरा ही दिया, तब तो टूट ही जाएगा ना वो। जनता हराती है, हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ जनता के माध्यम। जनता ने पार्षद चुने थे, पार्षदों को तो आप लोगों ने चुन लिया। नहीं, मैंने क्या बोला, जब जनता में पार्षद गए तो उनका विवेक जागा और इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और आगे चल के किसी का विवेक जागेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। जिंदागियों का विवेक जाएगा, उनको भी आप ले लेंगे? भाई कोई भी आए हमारी पार्टी में या कोई भी जाए, उससे उनके ऊपर कोई भी करप्शन का केस ना बंद होता है ना चालू होता है। करप्शन का केस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, वो अपनी कार्रवाई कानून के हिसाब से और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से करती है। तो ये बताइए, आप कोट कर दीजिए आखिरी सवाल में कि दिल्ली में कितनी सीटें फिर आप लोगों की? पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता है
तो जैसा कि आपने पहले ही वादा कर रखा था कि दिल्ली की जो योजनाएं चल रही हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो तो चलती रहेंगी, दिल्ली में लेकिन यमुना सफाई को लेकर के जो सबसे बड़ा इशू आपने उठाया है वो बताइए कैसे साफ होगी फिर? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में, अगर नहीं बन रही है, तो यमुना माँ 5 साल के अंदर में साफ होगी। और हम केजरीवाल को भी निमंत्रण करेंगे अपने परिवार के साथ आना, डुबकी लगाना, यमुना माँ के करीब में छठ को भी देखना। पॉइंट नंबर 1, हर महिला के सम्मान की राशि 2500 रुपये मिलेंगे, जैसे महाराष्ट्र और बाकी के राज्यों में मिल रहे हैं। हर महिला को 500 का सिलेंडर मिलेगा, 21,000 रुपये गर्भवती महिला को मिलेगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली जाना जाएगा, साफ पीने का पानी मिलेगा, टूटी गलियाँ ठीक होंगी, हर सड़क के अंदर गड्ढा ठीक होगा, साफ हवा रहेगी, कूड़े के ढेर हट जाएंगे। और एक चीज़ बताइए, जब मोदी जी त्रिपुरा के अंदर इतनी सेवा कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में इतनी सेवा कर सकते हैं, हरियाणा ने मौका दिया, तो दिल्ली तो हम लोग के करीब है, तो मोदी जी के जब करीब होगा तो हर एमएलए जो है वो मॉनिटरिंग मोदी जी के उसमें होगा, तो उसको कार्य करना होगा। ये सारे राज्य गिना दिए, मणिपुर छोड़ दिया आपने, लेकिन मणिपुर के अंदर इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और मैं एक नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता। नहीं, मैं भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं चाहता इस पे। मणिपुर क्या हो रहा है, कैसे आप लोग देख पा रहे हैं? देखिए, मैं स्थितियां बहुत गंभीर हैं, 2 साल से हम लोग भी देख रहे हैं उसको, 1.5 साल से। देखिए, क्योंकि मैं मणिपुर के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और अगेन क्योंकि मैं एक आधिकारिक प्रवक्ता हूँ और मेरे पास मणिपुर का भार नहीं है, तो मेरे द्वारा कोई भी स्टेटमेंट देना वहाँ की स्थिति के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट होगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर टाइम एंड अगेन कह रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर्स ये हैं कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहले कर्फ्यू लगा था वो कम डाउन हो चुके हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी इस पर बोला है, वही हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। चलिए, तो चूंकि हमारी पूरी बातचीत दिल्ली के ही इर्द गिर्द थी, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, तो हम लगातार इधर उधर भी थोड़ी बात करते रहे। महाकुंभ में जो हादसा हुआ उस पर भी हमने बात की, मणिपुर पे भी बात करने की कोशिश की और इन्होंने अपना आधिकारिक पक्ष रखा। लेकिन पूरी बातचीत चूंकि दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द थी, तो इन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर के वादा किया है कि जो 25 साल का सूखा है वो खत्म होगा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आ रही है। 100%, मैं सही हूं? 100%। चलिए, तो इस बातचीत को यही खत्म करते हैं, और जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो सबसे पहले हम प्रदीप भंडारी को पकड़ेंगे और उस दिन फिर इनसे बातचीत की जाएगी और तफसील से कि इन्होंने जो आज कहा है और 8 फरवरी को जो हुआ है उसमें फर्क क्या है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।